Hello everyone, welcome again to daily news analysis session. I'm Dinesh Kumar and I will take today's daily news analysis session. Today is 15th May 2024. So now we come to the important news. Modi files nomination from Varanasi in bid for hat trick. तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने थर्ड टाइम के लिए वाराणसी से नॉमिनेशन फाइल किया है। अब यहाँ पर कुछ एक तो इम्पोर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन है कि इस पे आपको जीएस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहाँ से लोकसभा का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो द करेक्ट आंसर वुड बी वाराणसी। और एक क्वेश्चन यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि अभी हमारे देश में कौन सी लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज 18th लोकसभा। ठीक है, ये दो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। Now we come to next information. Turnout shows it was right to revoke Article 370 Shah. So this is the statement of our Home Minister Shri Amit Shah ji, और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो अभी आप देखेंगे कि जो लास्ट टाइम वोटिंग हुई थी उसमें फिर जो वोटिंग परसेंटेज था वो काफी कम था। ठीक है, लेकिन इस बार जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफी ज्यादा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि श्रीनगर में अगर आप देखें तो वोटिंग परसेंटेज या जम्मू कश्मीर में देखें, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आप देखो कि हमारा जो ये आर्टिकल 370 है ये 2019 में रिवोक किया गया था, और उसके बाद फर्स्ट टाइम यहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं लोकसभा के। तो जो वोटिंग टर्नआउट है वो काफी बड़ा है, जैसे कि पास्ट में फ्रॉम 14 इन पास्ट टू 37%। तो पहले ये जो वोटिंग परसेंटेज था इट वाज 14% ओनली, बट राइट नाउ इट हैज इंक्रीज टू 37% अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन नाउ। तो उन्होंने ये कहा है कि ये जो हुआ है ये ज्यादा वोटिंग परसेंटेज जो हुई है इट इज बिकॉज ऑफ रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आर्टिकल 370 की। सो देयर वाज आर्टिकल 370 इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट यूज्ड टू गिव स्पेशल स्टेटस टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन अब जब ये स्पेशल स्टेटस देता था जम्मू एंड कश्मीर को तो यहाँ पर कुछ दो मेन बड़े इशू थे। पहला पॉइंट ये था कि जम्मू कश्मीर, अगर आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखेंगे तो वो बात करता है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। आर्टिकल और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इवन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट देयर विल बी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। लेकिन जब जम्मू एंड कश्मीर बना या इसको स्पेशल स्टेटस दिया गया तो ये कहता है कि हमारे इंडिया के जो लॉज हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं होंगे, और अगर हम अपने इंडियन लॉज को एप्लीकेबल कराना चाहते हैं जम्मू एंड कश्मीर में देन वी नीड टू टेक द परमिशन फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली, और जनरली हम लोगों को ये परमिशन नहीं मिलती थी। तो जिसके कुछ ड्रास्टिक कॉन्सिक्वेंसेस इस तरह से हुए, जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारे जो कश्मीरी पंडित हैं उनको मार दिया गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये है कि वहां पर टेररिज्म बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये था कि जो हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो भी यहाँ पर एंटर नहीं कर सकती थी। तो सपोज किसी पर्सन ने ऑफेंस किया दिल्ली में, और अगर वो ऑफेंस और दिल्ली में करने के बाद जम्मू एंड कश्मीर चला गया तो हमारी पुलिस के पास ये राइट नहीं था कि वो वहां जाकर उस पर्सन को अरेस्ट करके ले आए। सेकेंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ये था कि यहाँ पर ड्वेल काइंड ऑफ सिटीजनशिप थी। एक सिटीजनशिप ये थी कि पर्सन जम्मू एंड कश्मीर का सिटीजन होता और दूसरा इंडिया का सिटीजन होता, जबकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट सेकंड जो कि आर्टिकल 5 to 11 तक दिया हुआ है वो हमारी केवल सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है। ठीक है, तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स थी। इन प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने इस आर्टिकल 370 को
5 अगस्त 2019 को रिवोक कर दिया। अब जब ये रिवोक कर दिया तो पहले जो जम्मू एंड कश्मीर है, इट यूज टू बी अ फुल फ्लैज स्टेट, ये फुल फ्लैज स्टेट होता था, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने इसमें चेंज करके इसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया। क्या बना दिया? यूनियन टेरिटरी। अब यूनियन टेरिटरी क्यों बनाया? देखिएगा, जब ये स्टेट होता था तो आप जानते हैं कि हमारे देश में फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर में गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की पावर अलग है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी पावर अलग है। तो जनरली नॉर्मल सिचुएशन में या नॉर्मल टाइम में स्टेट की अपनी ऑटोनॉमी होती है। अब अगर आर्टिकल 370 को हटाने के बाद उसको स्टेट ही रहने दिया जाता तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का उस पर एक बेटर वे में कंट्रोल नहीं हो पाता। एंड यही रीजन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको क्या बनाया? यूनियन टेरिटरी बनाया, जिसका कॉन्सिक्वेंसेस ये हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अब उस पर डायरेक्ट कंट्रोल हो गया, क्योंकि सभी जो यूनियन टेरिटरीज है हमारे देश की, उन पर डायरेक्ट कंट्रोल किसका होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। और आप जानते हैं कि आर्टिकल 74 क्लॉज 1 के अनुसार हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है वो कोई भी डिसीजन इंडिपेंडेंटली नहीं लेते हैं, रादर वो जो भी डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन लेते हैं with the advice of the Council of Ministers, and this Council of Ministers is headed by the Prime Minister। इसलिए गवर्नमेंट का उस पर जम्मू एंड कश्मीर पर कंट्रोल हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जम्मू एंड कश्मीर हमेशा ही वो बना रहेगा यूनियन टेरिटरी। एज पर द अश्योरेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि कुछ समय बाद जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेटहुड है वो उसको वापस कर दी जाएगी। Now we come to next news. High Court to review trial court judgment on child porn। तो बेसिकली क्या है कि एक ट्रायल कोर्ट ने दो एक्यूज पर्सन को छोड़ दिया, एक्विट कर दिया, और दे वर इन्वॉल्व इन द सर्कुलेटिंग, स्टोरिंग एंड व्यूइंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी। अब जब इनको छोड़ दिया तो इस हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट जो है एक एनजीओ है, तुलीर चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करी ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में। व्हाई दिस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज फाइल्ड? इट वाज फाइल्ड बिकॉज, देखिए, इस तरह के लोगों को अगर छोड़ दिया जाएगा तो ये काइंड ऑफ प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, और फिर इस तरह के अपराध जो है वो ज्यादा होंगे बच्चों के खिलाफ रिगार्डिंग द चाइल्ड पोर्नोग्राफी। तो इसलिए ऑनरेबल हाई कोर्ट में ये पीआईएल फाइल की गई, और ऑनरेबल हाई कोर्ट नाउ विल लिसन दिस पीआईएल। ठीक है, अब हम समझते हैं आर्टिकल 15 क्या है, व्हाई इट वाज एन इश्यू। सॉरी, इट इज सेक्शन 15। नाउ दिस इज सेक्शन 15 ऑफ द पोक्सो एक्ट। तो ये जो एक्ट है, पोक्सो एक्ट है, ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी को या जो सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड है उसको रोकता है। This act was passed by the parliament in 2012। So there are 3 clauses of this section। हम इसको देखते हैं। तो फर्स्ट क्लॉज कहता है any person who store or possesses pornographic material in any form involving a child but fails to delete or destroy or report the same to the designated authority as may be prescribed with an intention to share or transmit child pornography shall be liable to fine not less than 5,000 rupees and in event of second or subsequent offences with fine which shall not be less than 10,000 rupees। तो क्लॉज 1 क्या कहता है इसका, कि अगर कोई पर्सन, उसके पास चाइल्ड पोर्नोग्राफी के कुछ मटेरियल है और वो उसको डिलीट नहीं करता या डिस्ट्रॉय नहीं करता या वो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को नहीं देता, तो फर्स्ट चांस में अगर कोई पर्सन ऐसा ऑफेंस करता है तो उस पर 5,000 रुपीज का क्या लगेगा? जुर्माना लगेगा। और अगर वो इस ऑफेंस को रिपीट करता है, सब्सिक्वेंटली करता है, तो दिस फाइन शैल बी इंक्रीज एंड दिस फाइन कैन बी इंक्रीज एंड इट विल नॉट बी लेस देन 10,000 रुपीज। देखिए, यहाँ पर जो मिनिमम फाइन का अमाउंट दिया गया है और मैक्सिमम फाइन का अमाउंट यहाँ पर नहीं दिया गया है। सेकेंड पॉइंट कहता है एनी पर्सन हु स्टोर्स और possesses pornographic material in any form involving a child for transmitting or pornography, propagating or displaying or distributing in any manner at any time except for the purpose of reporting may be prescribed or used as an evidence in court।
तो अगर किसी पर्सन के पास चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, वो इसको ट्रांसमिट करता है, प्रोपोगेट करता है, या डिस्प्ले करता है, या डिस्ट्रीब्यूट करता है, और वो ऐसा रिपोर्टिंग पर्पज के लिए नहीं करता, मतलब ये डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को देने के लिए ऐसा नहीं करता, तो इसको एज एन एविडेंस यूज किया जा सकता है उस पर्सन के खिलाफ, और ऐसा पर्सन जो है उसको इम्प्रिजनमेंट मिलेगा विच में एक्सटेंड टू 3 years विद फाइन और विद बोथ। ठीक है, तो सेकंड सिचुएशन में या सेकंड क्लॉज के अनुसार उसको 3 साल तक की सजा हो जाएगी। अब अगर हम थर्ड देखें, तो अगर कोई पर्सन चाइल्ड पोर्नोग्राफी को, नाउ वी कम टू थर्ड क्लॉज, एनी पर्सन हु स्टोर possesses of pornographic material in any form involving a child for commercial purpose। देखिए जो थर्ड क्लॉज है इट डील्स विद द कमर्शियल पर्पस, तो ऐसे पर्सन को क्या होगा, ऐसे पर्सन को इम्प्रिजनमेंट मिलेगा विच शैल नॉट बी लेस देन 5 years, जो 5 साल से कम नहीं होगा, एंड विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। तो यानी कि अगर कोई पर्सन इस तरह के चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल को कमर्शियल पर्पज के लिए यूज करना चाहता है, तो उसको मिनिमम पनिशमेंट 5 year होगा, और जो कि 7 years तक एक्सटेंड हो सकता है। अच्छा, ये जो टॉपिक है आपका पॉक्सो एक्ट है, ये इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू मे गेट द क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक इन योर एग्जामिनेशन। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट न्यूज, निसार सैटेलाइट कैन मॉनिटर टेक्टोनिक मूवमेंट्स एक्यूरेटली। देखिए क्या ये एक जॉइंट वेंचर से सैटेलाइट बनी है, इसमें एक तो नासा है और दूसरी है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों के कोलैबोरेशन से एक सैटेलाइट वो बनाया गया है, नासा इसरो। ठीक है, इसलिए इसका नाम रखा गया है निसार। ठीक है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट। अब ये लॉन्च की जाएगी 2024 में, और इसका मेन पर्पज क्या है, it will serve as a radar imaging satellite aimed at tracking changes in earth surface, कि जो हमारी अर्थ के सरफेसेस में चेंजेस हो रहे हैं उसको ये ट्रैक करेगी, इंक्लूडिंग क्रस्टल मूवमेंट, जो क्रस्ट है वो कैसे मूवमेंट करती हैं, ऑल्टरनेटिव्स इज आइस कवर, ऑल्ट्रेशंस इज आइस कवर, जो हमारे आइस कवर हैं, यानी कि जो आइस है हमारी मेल्ट हो रही है, उसका क्या रीजन है, ग्लोबल वार्मिंग काइंड। तो ये इसका मेन पर्पज ये है, ये जो सैटेलाइट है हमारी अर्थ की मूवमेंट को ट्रैक करेगी, जो हमारी अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो कैसे अपने स्थान से चेंज हो रही हैं उसको देखेगी, और क्रिस्टल मूवमेंट कैसे होता है इस तरह को, इन सब पॉइंट्स को वो ध्यान में रखेगी, इन सब पॉइंट्स को वो ऑब्जर्व करेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ये है कि ये नासा और इसरो दोनों के कोलैबोरेशन से बनी है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट न्यूज, कैंडिड नोट्स ऑन NHRC स्टेटस डेफरल। अब देखिए क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन होती है ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पर, जो देश के वेरियस ह्यूमन राइट कमीशन होती हैं उनको मान्यता देती है। क्यों, देखिए जो NHRC है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये हमारे देश इंडिया का है NHRC। ठीक है, अब इसका मेन पर्पज क्या है, टू प्रोटेक्ट और टू प्रिवेंट द ह्यूमन राइट वायलेशन, ह्यूमन राइट्स वायलेशन। ठीक है, अब अगर ये बॉडी इफेक्टिवली काम नहीं कर रही है तो फिर ऐसी बॉडी का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इसी कंसर्न में ये जो न्यूज आई है, ये कहती है कि जो इंडिया का नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है वो पेरिस प्रिंसिपल, तो उन्होंने कुछ एक पेरिस प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, ये क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं कि किस ऑर्गेनाइजेशन को या किस ह्यूमन राइट कमीशन को अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा, ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा एक्रेडिट किया जा सकता है या मान्यता दी जा सकती है। अब पहले ये जो हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है इसको A ग्रेड मिलता था, लेकिन लास्ट 2 टाइम से इसको कोई ग्रेड नहीं दे रहे हैं वो लोग, और इसको डेफरल कर रहे हैं। रीजन बीइंग दैट, उनका रीजन ये है कि जो इंडिया का नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है वो इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा है, और वो इतना कैपेबल या कॉम्पिटेंट नहीं है
कि वो बिना गवर्नमेंट के, विदाउट सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट वो काम कर पाए। अब ऐसा इन्होंने क्यों कहा है, इससे पहले हम थोड़ा सा इसके नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बैकग्राउंड में जाते हैं। 2-3 पॉइंट हम वहां डिस्कस करते हैं जहां से आपको क्वेश्चन आएगा। देखिए, एक इंटरनेशनल लेवल पर एक कन्वेंशन है, दिस इज नोन एज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। ये 10 दिसंबर 1948 को एग्जिस्टेंस में आई या लागू हुई। ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इंफॉर्मेशन है 10 दिसंबर 1948, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि ये ह्यूमन राइट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ह्यूमन राइट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 10th December of every year. Why the Human Rights Day is celebrated on 10th December? Because इस दिन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट लागू हुई थी। अब क्योंकि इसका नाम है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, तो ये जो यूडीएचआर है, इसका मेन पर्पज ये था कि जो ग्लोबल लेवल पर सभी देश के लोगों के पास कुछ बेसिक ह्यूमन राइट्स होने चाहिए। और ये एक काइंड ऑफ ट्रीटी है। तो जब ये ट्रीटी बनी तो सभी देशों को इसका इन्विटेशन भेजा गया और इंडिया इज आल्सो द मेंबर ऑफ इट। तो अब यहाँ पर ह्यूमन राइट, जब इंडिया इसका मेंबर बन गया तो इंडिया की ड्यूटी ये हुई कि इंडिया को अपने देश में कुछ इस तरह के मैकेनिज्म बनाने पड़ेंगे कि जिससे कि वो अपने ग्लोबल ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। अब इस एक्ट के अंदर ये बॉडी जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया या स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। तो अभी हम बात कर रहे हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की। अब ये जो हमारे देश का नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, वैसे तो बहुत इफेक्टिव बॉडी है, लेकिन यहाँ पर कुछ इसके प्रॉब्लम्स हैं या कुछ कंसर्न्स हैं, जैसे कि इसके पास अपनी कोई भी इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं है ताकि ये नेशनल ह्यूमन राइट के वायलेशन में इन्वेस्टिगेशन करा सके। सेकंड पॉइंट ये है कि ये अपनी फंडिंग के लिए सरकार पर पूरी तरह से डिपेंड रहता है। थर्ड पॉइंट ये है कि ये जो रिकमेंडेशन देता है, इसकी जो रिकमेंडेशन है वो गवर्नमेंट पर बाइंडिंग इफेक्ट नहीं रखती। इन्हीं पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए जो ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन है, उसने भारत के नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को मान्यता देने से या एक्रीडेट करने से मना किया, मतलब उस पॉइंट को डेफर्ड किया, यानी कि उस पर अभी उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया। लेकिन प्रीवियस ईयर में हमारे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को ए ग्रेड भी मिला है। ठीक है, अब पॉइंट अगर हम इस इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि हमारे देश का जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है वो इफेक्टिव नहीं है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो ग्लोबल लेवल पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कर रहे हैं वो कोई बहुत ज्यादा बेटर काम कर रहे हैं। ठीक है, नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। सुप्रीम कोर्ट प्रॉमिसेस टू लिस्ट प्ली फॉर एसआईटी प्रोब इनटू इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा। तो देखिएगा, इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली, केस का नाम था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में 2024 का डिसीजन है, ये अप्रैल में आया था। ठीक है, क्या कर दिया? स्ट्रक डाउन कर दिया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है ये आर्टिकल 19(1)(a) के अगेंस्ट है, राइट टू नो। अब ऐसा क्यों कहा, तो थोड़ा सा हम इलेक्टोरल बॉन्ड को समझेंगे। देखिए क्या है कि जो भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो कि इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं, इनके पास कोई अपना सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती और ये काइंड ऑफ ट्रस्ट होती है। ठीक है, तो यानी कि इनका कोई मेन पर्पज, इनका प्रॉफिट मोटिव नहीं है, ऐसा लॉ कहता है। ठीक है, अब तो इसलिए ये जो पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं तो ये डोनेशन रिसीव करती हैं लोगों से या कंपनी से। अब अगर डोनेशन कैश में दी जाती है तो वो क्या होगा, वो थोड़ा सा ब्लैक मनी को प्रमोट करेगी। इसलिए हमारी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड इंट्रोड्यूस किए 2018 में। ठीक है, अब इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब ये था कि जो भी पर्सन, चाहे वो इंडिविजुअल हो या वो कंपनी हो, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को
इलेक्ट्रोल बॉन्ड के थ्रू डोनेशन देना चाहता है तो वो उतने पैसे बैंक में एसबीआई में जमा करेगा और वहां से एक डॉक्यूमेंट लेगा जिसको कि हम इलेक्ट्रोल बॉन्ड कहते हैं, और वो इस इलेक्ट्रोल बॉन्ड को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को देगा। सपोज वो बीजेपी का सपोर्टर है तो बीजेपी को देगा, कांग्रेस का सपोर्टर है कांग्रेस को देगा, आम आदमी पार्टी का सपोर्टर है आम आदमी पार्टी को देगा, ईटीसी। और ये पॉलिटिकल पार्टी जब उसको इलेक्ट्रोल बॉन्ड का वो डॉक्यूमेंट मिल जाएगा तो उसको विद इन 15 डेज वो एनकैश करा लेगी एसबीआई से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। अब ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम आ गई, लेकिन यहाँ पर मेन प्रॉब्लम ये थी कि जो जनरल पब्लिक है उस जनरल पब्लिक के पास ये राइट नहीं होगा कि वो इस बात को जान सके कि किस पॉलिटिकल पार्टी को किस कंपनी ने या किस इंडिविजुअल ने कितनी डोनेशन दी है। सब्सिक्वेंटली इस इलेक्ट्रोल बॉन्ड की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया। केस का नाम था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024। दिस द डिसीजन ऑफ अप्रैल 2024। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। इस ग्राउंड पर स्ट्रक डाउन किया कि ये आर्टिकल 19(1)(a) के अगेंस्ट है। अब ये आर्टिकल 19(1)(a) जो है हमको राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, लेकिन हमारे राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन में राइट टू नो का भी राइट शामिल है, यानी कि हमारे पास ये जानने का अधिकार है। बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया, हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, तो हमारे पास ये जानने का अधिकार है कि देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। तो अब ये प्रोविजंस इस इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम में नहीं थे, इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन में इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम को क्या कर दिया, स्ट्रक डाउन कर दिया, इस आधार पर कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन के अगेंस्ट है। सेकंड पॉइंट ये था कि ये जो सिटीजन ऑफ इंडिया है उनके राइट टू नो के राइट को वायलेट करता है। अब सब्सिक्वेंटली एक पिटीशन फाइल की गई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कि इस पर एक एसआईटी बने। ठीक है, एसआईटी का मतलब है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बने। और ये इसमें जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ करप्शन हुआ है। करप्शन कैसे कि अब जब इसकी लिस्ट बाहर आई तो उसमें देखा गया कि बहुत सारी कंपनी ऐसी थी कि उनका पूरा टर्नओवर भी 100 करोड़ नहीं है, ठीक है, लेकिन उन्होंने 100 करोड़ रुपए पॉलिटिकल पार्टीज को दान दिए। सेकंड, कुछ एलिगेशन इस तरह के आए कि अगर किसी कंपनी के खिलाफ या किसी इंडिविजुअल के खिलाफ पहले 1 महीने में या 2 महीने में ईडी की कार्रवाई हुई और फिर उस पर्सन ने पॉलिटिकल पार्टी को दान दिया और बाद में उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, तो इस तरह के कुछ एलिगेशंस देखे गए। तो इस पर ऑनरेबल कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई है कि इस पे एसआईटी बनाई जाए। तो ऑनरेबल कोर्ट ने इस पर एसआईटी बनाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है कि इस पे एसआईटी बनाई जाएगी और एसआईटी के द्वारा इसकी जांच की जाएगी। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। सो नोबेल विनिंग ऑथर एलिस मुर्नो डेड। तो ये एलिस मुर्नो जो है इनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर की कैटेगरी में 2013 में, और इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था 2009 में। तो इनसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सी नोबेल प्राइज विनर लेडी थी जिनको 2013 में नोबेल प्राइज मिला था, उनकी रिसेंटली डेथ हो गई है। तो उनका नाम है एलिस मुर्नो। ये बेसिकली कनाडा की बेस्ड थी और इनको कनाडा चेकोव भी कहा जाता था। तो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि जो इनको नोबेल प्राइज मिला था, शी गॉट द नोबेल प्राइज इन द कैटेगरी ऑफ लिटरेचर। इनको नोबेल प्राइज लिटरेचर की कैटेगरी में मिला था। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल कम अगेन with more such news analysis. Till then, thank you very much. Goodbye.